तो कैसे आप सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेशनल स्टडी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, पार्ट 1 का Sale लिंक by आपको sample. डिस्क्रिप्शन में या तो फिर In the आई case- बटन में मिल जाएगा। In the case of contract for sale by sample, there is an implied condition. First, that the bulk shall correspond with the sample in quality. मीन्स अगर कोई भी बायर बल्क में परचेस करता है, मतलब कोई भी सामान इकट्ठा परचेस करता है, तो वहाँ पर वह पूरे सामान को वह जो बायर है वो देखने नहीं जाएगा, बल्कि जो सेलर है उसे कुछ सैंपल दिखा देगा। जो भी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं वो सैंपल सेलर बायर को दिखा देता है, क्योंकि बायर पूरा बल्क चेक करने नहीं जाएगा। सेकंड, दैट द बायर सेल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपैरिजिंग द बल्क विथ द सैंपल। अगर बायर के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वह कंपेयरिंग द बल्क विथ सैंपल, अगर बायर के पास इतना टाइम है कि वह बल्क को सैंपल के थ्रू कंपेयर कर सके कि हाँ भाई जो सैंपल है बल्क में भी सेम वैसे ही क्वालिटी के गुड्स हैं। और थर्ड, दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। अगर गुड्स में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट नहीं है, रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल विच वुड नॉट बी अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। मतलब कि सेल बाय सैंपल में यदि कोई भी बायर गुड्स बल्क में परचेस करता है, तो उसे जो सेलर उसे सैंपल दिखाता है, सेलर उसी सैंपल के हिसाब से बल्क में सामान बायर को वह गुड्स मतलब प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद देखेंगे सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। वेयर देयर अ सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट द बल्क ऑफ गुड्स correspond with sample only but must also correspond with description। अगर बायर ने जैसा कि उसने सैंपल में जो गुड्स सिलेक्ट किया है और जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, दोनों अगर अलग हो, तो उस सिचुएशन में जो सेलर है उसे बायर के डैमेजेस को अवॉइड किया जाता है। मीन्स उसका डैमेजेस उसको पे किया जाता है सेलर के थ्रू। यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, ए बाय सैंपल 100 bales of fair Bengal cotton, and after having inspected the bulk, the cotton proves not to be such as is shown in the market as fair Bengal, may reject the goods when delivered to him। मतलब ए ने 100 बेल ऑफ फेयर बेंगल के उसने मतलब सैंपल के थ्रू उसने इतने 100 बेंगल के उसने बेंगल कॉटन के उसने ऑर्डर दिए थे। एंड आफ्टर हैविंग इंस्पेक्टेड द बल्क, जब मतलब बायर को सामान मिला बल्क में, तो द कॉटन प्रूव नॉट टू बी सच इन सोन इन, मतलब कि जो मार्केट में जो कॉटन फेयर बेंगल कॉटन है और जो उस बायर को मिला है बल्क में, दोनों में डिफरेंट है। ए में रिजेक्ट द गुड्स व्हेन डिलीवर टू हिम, और ए के पास ऐसा राइट है कि वह उस गुड्स को रिटर्न कर सकता है, क्योंकि जो उसने सैंपल में देखा था उससे वैसा गुड्स नहीं मिला, तो वो उसे रिटर्न कर सकता है। सेकेंड एग्जांपल, ए सेल टू बी 5 पार्सल ऑफ फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल warranted only equal to sample. The sample consists of
rape oil mixed with hemp oil. The oil tendered correspond with the sample, but it is not such as is known in the market as foreign refined oil. B may reject the goods. यह केस है निकोल वर्सेस गोट्स का, जो कि 1854 में ऐसा हुआ था। मतलब कि ए ने सेल किया बी को 5 पार्सल ऑफ फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल। मीन्स कि बायर ने जो सैंपल देखा था रिफाइंड ऑयल का, तो वो जो गुड्स मतलब उस बायर के पास डिलीवर हुआ है और जो उसने सैंपल देखा था, दोनों में डिफरेंस है। जो मार्केट में मतलब एक्चुअली में जो मार्केट में वो ऑयल जो मार्केट में चल रहा है और जो उस बायर को मिला है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर बी क्या करेगा, बी रिजेक्ट द गुड्स। बी उस गुड्स को रिजेक्ट कर देगा और अपने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर देगा, क्योंकि उसने जो सैंपल देखा था और जो उसे मिला है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे वो उस गुड्स को रिटर्न करके अपने मनी रिकवर कर सकता है। इसके बाद देखेंगे कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। मतलब कि यहाँ पे क्वालिटी और फिटनेस के हिसाब से गुड्स बायर परचेस करता है। देयर इज़ नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द गुड्स सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्सेप्ट एज फॉलोज। फर्स्ट, कंडीशन एज अ फिटनेस। मतलब फिटनेस के हिसाब से अगर उस बायर को गुड्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो बायर उस गुड्स को रिटर्न कर सकता है और अपने मनी रिकवर कर सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड so as to show that buyer relies on the seller's skill or judgment and goods are of a description which is in the course of the seller's business to supply. There is an implied condition that goods shall be reasonably fit to such purpose. मतलब कंडीशन एज टू फिटनेस में कि जो बायर है वो सब कुछ सेलर पे छोड़ देता है, सेलर के ऊपर डिपेंड कर देता है। बायर सोचता है कि सेलर के पास इतना सेलर के स्किल और जजमेंट पे वह उस गुड्स की क्वालिटी को छोड़ देता है, उसके फिटनेस को छोड़ देता है। तो यहाँ पर हो गया कंडीशन एज टू फिटनेस। मतलब कि जो भी जजमेंट, जो भी स्किल के अनुसार जो सेलर बायर को जो भी गुड्स प्रोवाइड करेगा, बायर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट, ए गोज टू अ केमिस्ट शॉप। मतलब ए जो है एक मेडिकल पे जाता है एंड आस्क फॉर अ हॉट वाटर बोतल। मतलब वह एक हॉट वाटर बोतल के लिए मेडिकल वाले से पूछता है। ही इज़ शोन अ बोतल विच इज़ केमिस्ट सेज इज़ मींट फॉर हॉट वाटर। ए बाय द बोतल। मतलब कि ए एक मेडिकल पे गया, उसने उस मेडिकल वाले से हॉट वाटर के बारे में डिमांड की, मतलब हॉट वाटर बॉटल उससे परचेस कर लिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ समय बाद, वाइल यूजिंग इट, जैसे ही उसने उस बोतल को यूज़ किया, मतलब हॉट वाटर बॉटल यूज़ करना शुरू किया, कुछ ही दिन बाद इट बर्स्ट एंड इट बर्स्ट एंड इंजर्ड ए। मतलब वो कुछ दिन बाद यूज़ करने के बाद जो ए है वह इंजर्ड हो जाता है, उस वाटर बोतल के थ्रू वह इंजर्ड हो जाता है, मतलब जल जाता है। इट इज़ मतलब वह वाटर बोतल फट जाता है और वह इंजर्ड हो जाता है, मतलब जल जाता है। इट इज़ फाउंड दैट बोतल वॉज नॉट फिट। यहाँ पर पता चला कि वह हॉट वाटर बोतल जो था वो फिट नहीं था, मीन्स अच्छी क्वालिटी का और अच्छी फिटनेस का नहीं था।
There is a sale of an article required for the purpose of holding hot water, and it is a particular purpose within the meaning of this section. There is therefore an implied condition that the bottle is fit for the purpose, and the seller is liable for damages for a breach of implied condition. और इस कंडीशन में सेलर क्या होता है, तो लाइबल होता है डैमेजेस को पे करने के लिए। और यहाँ पर ब्रीच ऑफ इम्प्लाई कंडीशन मतलब इम्प्लाई कंडीशन का ब्रीच हो जाता है, मतलब यहाँ पे इम्प्लाई कंडीशन टूट जाता है, क्योंकि उसने क्या बोला था कि मुझे हॉट वाटर बोतल चाहिए, बट वो उस बोतल के थ्रू इंजर्ड हो जाता है, और यहाँ पे जिस कंपनी ने वो बोतल बनाया है उसके अगेंस्ट केस हो जाता है, और उस डैमेजेस को वो उस बायर को पे करता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम बी, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी मीन्स वेयर गुड्स आर बाउट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर। मतलब जब गुड्स डिस्क्रिप्शन के थ्रू खरीदा जाता है सेलर से, हु डील्स इन गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। मतलब मार्केट के हिसाब से वह गुड्स अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा डिस्क्रिप्शन के थ्रू जब खरीदा जाता है सेलर से, तो हम उसे बोलते हैं कि कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देखेंगे ए सेल ऑफ बोतल ऑफ स्टोन्स जिंजर वाइन। मतलब कि ए ने सेल किया, क्या सेल किया, तो बोतल ऑफ स्टोन जिंजर वाइन की एक बोतल सेल की। एट अ पब्लिक हाउस इज़ अ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। मतलब डिस्क्रिप्शन के थ्रू उसने बोतल सेल की। एंड इफ़ द बोतल ब्रेक, और जब बोतल टूटता है, मतलब ब्रेक होता है, बोतल टूटता है वाइल ओपनिंग, मतलब इफ़ द बोतल ब्रेक्स वाइल ओपनिंग विथ अ कॉर्कस्क्रू बाय रीजन ऑफ अ डिफेक्ट इन द बोतल एंड इंजर्स द बायर। मतलब जैसे ही बायर उस बोतल को खोलने की कोशिश करता है तब वह बोतल टूट जाता है, क्योंकि वह बोतल ऑलरेडी पहले से ही डिफेक्ट होता है, और वो जो बायर है वो इंजर्ड हो जाता है। क्योंकि देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन ब्रीच होता है एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी एंड द बायर इज एंटाइटल्ड टू डैमेजेस। मतलब कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन होने से बायर अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, उसे जो भी इंजरी हुई है वो उसके लिए उस सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, और अपने डैमेजेस को मांग सकता है कि मतलब मैं इतना इंजर्ड हुआ हूँ, उसके कंपनी के अगेंस्ट वो केस भी कर सकता है, जो कंपनी वो बोतल बनाती है। जिस मतलब कि यहाँ पे ऐसा भी है कि मतलब उस बायर ने जिस शॉप से वह बोतल परचेस की थी, एक्चुअली वो शॉप वाला उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहता है, बल्कि जो उस बोतल बनाने वाली जो कंपनी है एक्चुअली में वो जिम्मेदार होती है। तो बायर उस बोतल बनाने वाली कंपनी से अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है। एंड देखेंगे थर्ड, कंडीशन एज टू wholesomeness means in case of eatable and provisional, in addition to implied condition as merchantability, there is an implied condition of wholesomeness। मतलब कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि हाइजीनिक हो, जिसे हम यूज कर सकते, जो अच्छा हो, जिसकी डेट ना एक्सपायरी हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट
इसमें एग्जांपल देखेंगे, ए गोज टू अ मिल्क डीलर, मतलब ए एक मिल्क डीलर के पास जाता है एंड बाय मिल्क फ्रॉम फैमिली यूज़, और वहाँ से वो मिल्क परचेस करता है अपने फैमिली यूज़ के लिए। द मिल्क सप्लाइड कंटेंट टाइफॉइड जर्म्स, मतलब उस मिल्क में टाइफॉइड के जर्म्स सप्लाई हो रहे थे, मतलब पाए गए। एज अ रिजल्ट एज वाइफ इज इन्फेक्टेड एंड डाइज, मतलब जो ए ने जिस डीलर के पास से मिल्क परचेस किया था, शॉपकीपर के पास से मिल्क परचेस किया था अपनी फैमिली के लिए, तो वह जब उसकी वाइफ उस मिल्क को पीती है, मतलब उस दूध को पीती है, तो उसमें वह पीने के बाद इन्फेक्ट हो जाती है और मर जाती है। तो जब उसका हस्बैंड आता है तो उस मिल्क को चेक करवाता है, तो पता चलता है कि उस मिल्क में टाइफॉइड के जर्म्स है, जिससे पीने से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे, हेल्ड दैट द मिल्क डीलर वॉज लाइबल इन डैमेजेस एज देयर वॉज एन इम्प्लाई कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इम्प्लाई कंडीशन था, मतलब कि एम्प्लॉय कंडीशन का मतलब होता है कि सेलर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलर की जो भी ड्यूटी होती है, वो ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। एम्प्लॉय कंडीशन में सब कुछ क्या होता है, सेलर के ऊपर डिपेंड होता है, सेलर के स्किल के ऊपर, सेलर के जजमेंट के ऊपर से बायर सभी अपने गुड्स को परचेस करता है। तो यहाँ पर ऐसा होने से वो क्या करेगा, उस कंपनी के अगेंस्ट जो मिल्क प्रोवाइड कर रही है, कंपनी डीलर प्रोवाइड कर रही है, तो वो उस कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करेगा और अपने जो डैमेजेस हुए हैं उसको उसके क्लेम करेगा। एंड डी है कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम, इसमें इन इम्प्लाई कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस में बी annexed by the uses of the trade. An express condition does not negate a condition implied by this act unless inconsistent therewith. यहाँ पर एक टॉपिक देख लेते हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है। द डॉक्ट्राइन ऑफ कन्विक्ट एम्प्टर, द डॉक्ट्राइन ऑफ कन्विक्ट एम्प्टर एक्सेप्शन, इसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, मतलब कि बायर को खुद व खुद अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि जो भी वह गुड्स परचेस कर रहा है उसको उसका नॉलेज होना चाहिए, ये गुड्स किस क्वालिटी का है उस बायर को यह सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब वो अपने जजमेंट के थ्रू गुड्स परचेस कर सके और बायर खुद अवेयर रह सकते हैं अपने गुड्स के अगेंस्ट कि वो किस क्वालिटी की गुड्स परचेस कर रहे हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर लिखा है वेयर द बायर रियलाइज ऑन सेलर्स स्किल और जजमेंट, मतलब कि जब बायर सेलर के स्किल और जजमेंट पे डिपेंड होता है तो उस कंडीशन में बायर अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे जजमेंट और कौन ले रहा है, सेलर ले रहा है, तो इसमें उस बायर को एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मिला है, मतलब छूट है। सेकेंड, वेयर गुड्स आर बाउट बाय डिस्क्रिप्शन, जब गुड्स डिस्क्रिप्शन के थ्रू परचेस किया जाता है तो उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस हो तो इस यहाँ पर भी सेलर, मतलब कि यहाँ पर ऐसा पता है कि किस किस कंडीशन में सेलर जिम्मेदार होता है। तो अगर बायर डिस्क्रिप्शन के थ्रू गुड्स परचेस करता है तो उस कंडीशन में भी अगर उसे कुछ अच्छी क्वालिटी का गुड्स ना मिले तो यहाँ पर सेलर जिम्मेदार होता है। थर्ड, वेयर बाय कस्टम एंड इम्प्लाई कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, अगर बायर फिटनेस से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड कुछ गुड्स परचेस करता है तो यहाँ पर इम्प्लाई कंडीशन ऑलरेडी अप्लाई हो जाता है। अगर उस कंडीशन में अगर
अच्छी क्वालिटी का, अच्छी फिटनेस का गुड्स अगर बायर को ना मिले तो यहाँ पर भी सेलर जिम्मेदार होता है और बायर उसके अगेंस्ट केस कर सकता है और अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ नई वीडियो।